हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। और इस टेस्ट को देना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है अपनी तैयारी को आंकने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं। यानी सीडीपी में जिन जिन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इस टेस्ट में। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को पूरा ज़रूर दीजिएगा। आपकी तैयारी को आंकने के लिए ये बहुत ही बेहतर टेस्ट साबित होने वाला है। और आप सभी को क्या करना है, अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा। यानी आपके 30 में से जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 20 प्लस ही सही होगा और 20 प्लस आपको करना होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अपने क्लास के माध्यम से। तो अगर आप मेरी डेली की क्लास देखे होंगे तो इस टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए भाई, ज़्यादा समय न लेते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी का समय इस समय बहुत ही कीमती है। आपकी परीक्षा आपके सर पर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आंसर बताने में आपको ज़्यादा समय लेना है तो आप सभी लोग वीडियो रोक भी सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग आंसर जरूर बताइए। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक परिपक्वता, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो यहाँ पर बहुत छोटे बच्चों की बात की जा रही है। आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो आपका परिवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पर जीन प्याजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपका मूर्त ही सही होगा। अगर यहाँ पर अमूर्त होता कि अमूर्त समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, तो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो आपका फिर औपचारिक हो जाता। तो यहाँ पर जो है मूर्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी आपका जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जीन प्याजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन और पुनः व्यवस्थीकरण उनके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो लेव वागोत्स्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सांस्कृतिक उपकरण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ क्वेश्चन में लय वागोत्सी आ जाए और ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक दिख जाए, वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर फिर देखिए, लय वागोत्सी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लय वागोत्सी के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि सहायता दे रही, तो आपका पाड़ मचान ढांचा जो भी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो आप सभी को बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जीन प्याजे हो गए, लेव वागोत्स्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इन सभी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के पास अभी समय है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नैतिक तर्क का विकास, यानी ऑप्शन नंबर 3
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10वां अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे पूछ रहा है कि बुद्धि के समकालीन संप्रदाय के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, और आप सभी को अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा, इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाषा और विचार। तो भाषा और विचार क्या है भाई, आप सभी लोग बताइए। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको आंसर बताने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो रोक कर भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग आंसर जरूर बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कई महत्वपूर्ण रूप से अंतर्क्रिया किया करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। तो सभी लोग बताएं भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो। तो कैसा वातावरण पैदा करना चाहिए आप सभी को बताना होगा। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कैसा वातावरण पैदा करना है आपको कक्षा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आपकी तैयारी को आंकने के बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग कौन से क्वेश्चन में बढ़ेगी आप सभी को बताना होगा। तो हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, ये जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब वो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। तो आप सभी को पता है गुणज वैफल्य से जूझने वाले विद्यार्थी जो है गणित के क्षेत्र में जो है चुनौती महसूस करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखित परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। तो लिखित परीक्षाएं जो है उनके लिए बाधक बन जाएगी। बाकी ब्रेल किताबें, स्पेलिंग मानचित्र, लिपि की मदद लेना, ये सभी जो है दृष्टिबाधिता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से वे शिक्षा कर सकते हैं। बाकी लिखित परीक्षा कोई मायने नहीं होती, क्योंकि वो दृष्टिबाधित भी है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है। उसने अपनी पहुंच की हर किताबें पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। तो यहाँ पर प्रतिभाशीलता की विशेषता दिखा रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं। तो किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे बेहतर जो है खोजी अधिगम द्वारा सीखते हैं। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, कथन और तर्क से है। कथन और तर्क को पढ़िए और फिर नीचे सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। तो कथन ए दिया गया है, विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों को पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। तो केवल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और तर्क आर क्या दे, स्मृति न तो रचनात्मक होती है न निर्वाचनात्मक होती है। तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो सभी लोग बताएं भाई, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। सभी लोग बताने की कोशिश करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिगम में प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य की सततता को अधिकतम कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुमानी सोच जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एक समान युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है, वो अनुमानी सोच कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अधिगम आपको बताना है। तो अधिगम देखिए संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो यहाँ पर कथन और तर्क से है। तो कथन ए दिए गए, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रदाय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तर्क आर दिए गए, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो। तो ये आपका बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी हो रही। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 अब आ चुका है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है, बाधक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परासंज्ञान। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कल भी मैं एक आपका टेस्ट लूँगा, तो आप सभी लोग टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आया आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सीटेट की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।